भारत का भूगोल लेकर आए हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो भी वीडियो आप डाले हैं प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, उसे जाकर ज़रूर देखिए। तो आज भारत का भूगोल में पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। किसके बारे में? जलवायु के बारे में, यानी क्लाइमेट। तो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मृदा के बारे में, यानी मिट्टी के बारे में। तो आज दो टॉपिक लेकर चलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी क्वेश्चन को आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन इस बुक में रहता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक क्या कहलाता है, यानी कौन सा होता है? तो वह होता है अक्षांशीय अवस्थिति में जो होता है उसी को मुख्य कारक माना गया जलवायु के लिए। आगे देखिए कि जलवायु में को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द क्या दिया गया है। तो उसे दिया गया है लैंडफॉर्म्स। जैसे जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को एक शब्द दिया गया है, लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे एल से देखिए, एल से लैटिट्यूड यानी अक्षांश के बारे में बताता है, ए से एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के बारे में बताता है, और एन से बताता है नर्सरी फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता, यानी समुद्र से जो निकटते क्षेत्र आते हैं उसको बताता है। और डायरेक्शन ऑफ विंड यानी डी से दर्शाता है जो पवन की दिशा। और फॉरेस्ट जो कि वन या जंगल कह सकते हैं, जंगल के बारे में बताता है। और ओशन करेंट्स जो समुद्री जलधाराएं को बताती है, ओ से डिनोट किया जाता है। रेनफॉल्स आर से किया जाता है वर्षा के लिए। और एम से माउंटेन यानी पहाड़ या पर्वत के लिए। एस से सॉइल यानी मिट्टी के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलिए कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन की जो मानसून प्रवाह दिशा होता है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब होता है। जैसे इस तरह से भारत है तो इधर से यहाँ जाएगा। चलिए आगे देखिए कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो होता है वर्षा हुआ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होता है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होता है। अगला है भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु से वर्षा होती है। तो शरद ऋतु में जो वर्षा होती है वह पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है। पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है, जिसे लौटती मानसून भी कह सकते हैं। अगला है भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितना होता है। तो भारत में जो औसत वर्षा होता है वह 125 सेंटीमीटर होता है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वह पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में होता है। मेघालय में भी मानसीराम में होता है, ये तो सभी को पता है। आगे है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसून जलवायु कहा जाता है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। अगला है व्यापारिक पवने जो होता है, व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों यानी कि 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों में 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। जिसे उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिण गोलार्ध में से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, या चाय वर्षा या काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल असम में जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के दिनों में चलने वाले पवन को काल बैसाखी या चाय वर्षा कहा जाता है। अगला कि भारत में सबसे पहले वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो वह है लेह। कह रहा है भारत में सबसे पहले नहीं, सबसे कम वर्षा वाला तो लेह है, और सबसे पहले वर्षा जो कहाँ होता है तो केरल तट पर होता है। अगला है कि कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो वह 5 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। जैसे जलवायु निर्धारण के लिए 3 वर्ग दिए हैं, जैसे वर्षा एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, और तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश देखते हैं। भारत के पढ़े भूगोल तो भारत के देखते हैं। जैसे जलवायु के प्रकार में आता है लघु शुष्क ऋतु, उसके बाद आता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपिक जलवायु, और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और शुष्क शीत ऋतु, और लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु तथा ध्रुवीय तुल्य और जलवायु, और टुंड्रा तुल जलवायु भी कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं एक तरफ से।
तो जैसे कि लघु शुष्क ऋतु जो होता है बाची मानसून जलवायु भी कह सकते हैं, जिसका वर्ण संकेत क्या होता है AMW से किया जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो गोवा के दक्षिण में या भारत का पश्चिमी तट में, गोवा के दक्षिण तथा भारत के पश्चिमी तट में ये रहता है लघु शुष्क ऋतु, जिसे AMW से डिनोट किया जाता है। अगला है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को डिनोट किया जाता है एस से किया जाता है, जो कि तमिलनाडु को कोरोमंडल तक रहता है, तमिलनाडु से कोरोमंडल तक रहता है। अगला है कि उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसे AW से किया जाता है, किसे AW से किया जाता है। ये कर्क रेखा के दक्षिण में, जो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है 8 राज्यों से, उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी से रहता है, डिनोट किया जाता है AW से। आगे है कि अर्ध शुष्क स्टेपिस जलवायु, स्टेपिस जलवायु जो डिनोट किया जाता है BSHW से, BSHW से किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में, यानी कि जितना ये गुजरात के पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग है और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को डिनोट किया जाता है BSHW से। अगला है कि उसमें मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु है तो मरुस्थलीय भारत का कहाँ है, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में जो कि पाकिस्तान की तरफ है, इसे BWHW से किया जाता है, BWHW से किया जाता है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग को किया जाता है। फिर आगे है कि शुष्क शीत ऋतु जो है CWG से किया जाता है, जो बिहार के लिए भी है, यानी गंगा मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश प्रदेश को किया जाता है। यानी भारत के उत्तरी मैदान में जितना भी आता है ये CWG से, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु किससे डिनोट किया जाता है, तो वह किया जाता है DFC से किया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम यानी पूर्वोत्तर राज्य को अधिकांश भाग। अगला है कि ध्रुवीय तुल्य जलवायु, तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो डिनोट किया जाता है E से, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को किया जाता है, यानी कि उत्तरी भारत को। अगला है कि टुंड्रा तुल्य जलवायु जो ET से किया जाता है, किससे ET से, जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को डिनोट करता है। अगला है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र यानी ITCZ, जो ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। यह वस्तुतः यह एक दोलनमय पट्टी है, जिसे ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनें के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनें की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए कि लू जो है उत्तरी मैदान में पंजाब बिहार तक चलने वाले शुष्क एवं पीड़ादायक पवने के नाम से जाना जाता है। लू जो है वह पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाले शुष्क यानी पीड़ादायक पवने के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की समान तिथि, तो दक्षिण पश्चिम आपको बताए थे, तो इस तरह से काटिएगा, तो यहाँ से इस तरह से जाता है, यहाँ से इस तरह से जाता है। तो देखिए कि जून में घुसता है केरल के पास से, ये 1 जून को यहाँ रहता है, 1 जून को इधर से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए निकल जाता है, उसके बाद यहाँ चला जाता है। फिर 5 जून को ये जाता है गोवा के आसपास से जो निकल जाता है यहाँ तक, यानी कि हिमालय तक चला जाता है, टकरा जाता है। फिर 10 जून को मुंबई के पास से भुवनेश्वर होते कोलकाता पटना होते हैं, 10 जून को ये निकल जाता है। 15 जून को देखिए कि गुजरात से अहमदाबाद होते इंदौर भोपाल होते हुए लखनऊ के पास से निकल जाता है। और 1 जुलाई को लगभग एकदम राजस्थान के पास से निकलता है। आप 15 जुलाई को इस तरह से आप देख सकते हैं। और 15 मई से श्रीलंका के पास से 25 मई होते हुए म्यांमार के तक चला जाता है। तो आगे देखिए कॉफ़ी वर्षा, आगे देखिए कि कॉफ़ी वर्षा या चेरी बॉलम्स का संबंध किससे है, तो वह ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से, जो कर्नाटक में होता है। अगला है कि आम्ल वर्षा यानी मैंगो शोवर किस राज्य से संबंधित है, तो वह केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। आगे देखिए इधर आगे है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय यानी समांतर कब से कब तक होता है, तो वह होता है जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय यानी समय समांतर कब से कब होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। अगला है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो वह होता है केरल में, आपको बताए थे। और सबसे कम तो लद्दाख में या लेह में कह सकते हैं। अगला भारत में नॉर्वेस्टर बार बार पूछता है कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति जो होती है छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला है तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन सा होता है, तो वह नवंबर दिसंबर होता है, जो लौटती मानसून के नाम से जाना जाता है। अगला है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एलिनिनो एवं लाल लीनो है। अगला है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो वह है तमिलनाडु, जिसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर से होती है, तो वह जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। अगला है कि अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। जो अमृतसर है पंजाब में और शिमला
जो है दोनों में ऊंचाई का अंतर है। अगला है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र पर। यह अत्यधिक गर्म भी हो जाता है, अत्यधिक ठंडा भी हो जाता है। अगला है भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना गया था, पूर्वी जेट प्रभाव को माना गया है। आगे देखिए कि भारत में वर्षा का वितरण, तो भारत में वर्षा का वितरण देख लेते हैं। भारत में औसत वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होता है, ये बताएं, परंतु इसे क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्नता है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी उत्तर पूर्वी के उप हिमालय एवं मेघालय की पहाड़ियाँ पर अधिक वर्षा होती है, यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंती पहाड़ी के कुछ भागों में लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्तीय पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला कि मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात का दक्षिण भाग तथा पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय जैसे झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा के उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, बता दिए। अगला कि न्यून वर्षा यानी न्यूनतम वर्षा क्षेत्र, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और गुजरात दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तथा अगला कि अतिपल यानी वर्षा सबसे कम यानी भारतीय प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वरिष्ठ छाया प्रदेश व लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा होने वाला ये क्षेत्र है। अगला कि जेट स्ट्रीम, जो क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर की उत्तरी पश्चिमी पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है जेट स्ट्रीम। आगे देखिए कि मृदा के बारे में पढ़ते हैं। मृदा जो है भारत की मृदा का वर्गीकरण किया गया है, यानी उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द सोलम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श या फ्लोर भी कह सकते हैं। आगे देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मृदा पाई जाती है, तो वह पाया जाता है जड़ोल मृदा, जो कि कछारी मृदा भी कह सकते हैं। तो जड़ोल मृदा सबसे उपजाऊ होता है। अगला है कि रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो वह है महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा का यानी काली मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह है महाराष्ट्र में। और रेगुर मृदा यानी काली मृदा किसके लिए सबसे अच्छा है, तो वह कपास के लिए। अगला कि मालवा पठार में किस मृदा का अधिकता पाई जाती है, तो मालवा पठार में भी काली मृदा का अत्यधिक मिलता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा जो है वह स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, यानी पानी की कम आवश्यकता होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बताएं कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा काली मिट्टी, कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी है। अगला मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है इसका लाल रंग। अगला है कि लेटेराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा जो है वह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन यानी अनवरत हो जाती है, तो वह लेटेराइट मृदा होता है। अगला है कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का किया जाता है। अगला है लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा जो भारत में हुआ मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। अगला सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है, तो वह बलुई दोमट मृदा की होती है। अगला है पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, यानी प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा से होता है। अगला कि मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें यानी कि दलहनी फसलें का जिसमें मसूर, चना ये सब की खेती किया जाता है। आगे देखिए, आगे है कि चंबल घाटी जो चंबल नदी के नाम से जानते हैं का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो वह हुआ है अब नालिका अपवर्तन के कारण से हुआ है। अगला चाय बागानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है, वह है लेटेराइट मृदा। चाय बागानों के लिए सबसे अच्छा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। अगला है दोमट मिट्टी में कौन सा कण पाए जाते हैं, तो गाद एवं मृतकों व रेत पाया जाता है। अगला कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो वह जस्ता की होती है। किसका, जस्ता का। अगला कि गंगा के मैदान की पुरानी जड़ोल मृदा कहलाती है, तो वह बांगर कहलाती है। नया को खादर कह सकते हैं, खादर कहा जाता है। नया को खादर, पुराना को बांगर कहा जाता है। अगला कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला कि इस भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में जो है नाइट्रोजन व चूने की अम्लता पाई जाती है। अगला कि जैव मृदा का रंग पीला क्यों होता है, तो यह अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है।
अगला है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अत्यधिकता पाई जाती है? तो वह पाया जाता है कैल्शियम की। अगला है कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो वह होता है नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। अगला है कि मृदा अपवर्तन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो मृदा अपवर्तन को जो रोका जाता है वन लगाकर, यानी वन रोपण के द्वारा पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। आगे देखिए कि पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, जैसे पीएच मान 1 से 6 तक जो पीएच मान होता है वह अम्लीय मिट्टी कहलाता है, अम्लीय मृदा कहलाता है। 7 जिसका होता है उसे उदासीन कहते हैं, और 8 से 14 होता है उसके क्षारीय कहते हैं। ये तो पीएच मान आपको पता है 1 से लेकर 14 तक होता है, जिसके बीच में जो आता है 7 उदासीन होता है, जिससे जल क्या होता है? उदासीन होता है। तो वही पूछ रहा है कि 1 से 6 तक रहता है तो अम्लीय मृदा कह सकते हैं, और 7 तक रहता है तो उसे उदासीन मृदा कह सकते हैं। 8 से 14 तक रहता है उसे क्षारीय मृदा कह सकते हैं। आगे देखिए कि लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल मृदा और पीली मृदा में अम्लीय प्रकृति होती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस कम मात्रा में पाई जाती है। तो आज हम पढ़ाएं आपको मृदा के बारे में और पढ़ाएं जलवायु क्लाइमेट के बारे में, भारत में कैसा क्लाइमेट है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद। इसके आगे वीडियो लाएंगे।